जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब तक आपने सुना मनोहर को एक कैटल फार्म पर नौकरी मिलती है देख रेख की, पर देर रात उसे कुछ आवाजें आने लगती हैं। एक आवाज तो वीरान डाकघर से आई, वहीं दूसरी ओर शेड से गाय और भैंसों की। जाने पर उसे लगा कोई अजीब प्राणी किसी भैंस के पेट से लिपटा है, पर ध्यान से देखने पर कोई नजर ना आया। डाकघर से आती आवाज अचानक तेज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। अब आगे की कहानी। सुनसान सी जगह पर जहां आसपास बसावट थी ही नहीं, वहां पर किसी का इस तरह अंधेरी रात में फंस जाना किसी भयावह सपने से कम न था। वो जाता भी तो कहां, चिल्लाता भी तो किससे मदद मांगता। मनोहर का गला सूख चुका था। वो रह रह कर गहरी सांस लेता और फिर अपनी आंखों को मीचकर ध्यान से आसपास देखता। टॉर्च की रोशनी में साफ देख पाना मुश्किल था। वो हिम्मत जुटा किसी तरह शेड से बाहर आया। उसकी नजरें डाकघर पर रुक गईं। सच में बेहद डरावना लग रहा था वो डाकघर। जर्जर दीवारें और उन पर लिपटे पेड़ के तने मनहूसियत का प्रचार बाहर से ही कर रहे थे। देखने से प्रतीत होता था जैसे गहरे काले रंग से उस घर को अंदर से पेंट कर दिया गया हो। सन्नाटे के बीच आती वो आवाज रूह को रह रह कर छू जाती। वो डाकघर अपने अंधकार में मनोहर को घोलने को तैयार था। डर को इतने करीब से मनोहर ने कभी न देखा था। वो करे तो क्या करे, अंदर जाए, वो भी उस वीरान पड़े डाकघर में। कोई बेवकूफ ही होगा जो सो जाएगा। कभी वो हाथ में पड़े टॉर्च को संभालता, कभी डंडे को। ठंड शरीर को इस तरह सहला रही थी मानो कुछ ही पल में खून को ठंडा कर जमा देगी। कांपती सांसें मनोहर को किसी अनहोनी की खबर दे रही थी। खुद को संभाल मनोहर ने आवाज लगाई, कौन है? क्या हुआ है? यहां कैसे आए? मनोहर के बोलते ही वो आवाज एकदम बंद हो गई। चारों तरफ खामोशी ऐसे पसरी मानो अब आंख में चौली खेल रही हो। थोड़ी देर डाकघर को घूरने के बाद मनोहर हल्का आगे आया। कोई है अंदर? क्या हुआ है? मनोहर के पूछने के बाद भी अंदर से बस वो खामोशी की आवाज ही सुन पा रहा था। हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था मनोहर कि आगे जाकर डाकघर के अंदर झांक सके। फिर उन लोगों की बातें भी तो याद आने लगी जिन्होंने साफ कहा था डाकघर मनहूस है, और फिर वो चिट्ठी जिसमें भाग निकलने को कहा गया था। तुरंत उसने अपने सुपरवाइजर को फोन लगाया, पर फोन उठा ही नहीं। अपने कमरे के बाहर खड़ा वो कुछ देर लगातार फोन करता रहा, पर जब जवाब मिला ही नहीं तो वो सोचते समझते कमरे के अंदर आ गया। नींद हालांकि उड़ चुकी थी, पर शरीर की ऊर्जा इतनी कम हो चली थी कि कुछ ही पल बाद वो सो गया। सुबह सूरज की रोशनी ने जब उसके कमरे में झांका तो मनोहर की आंख खुल गई। उठकर तुरंत वो वापस शेड में गया। सब कुछ तो नॉर्मल था। उसे कुछ भी ऐसा न महसूस हुआ न दिखा जो बीती रात के डर को सच बता सके। वो ब्रश करते डाकघर के बाहर तक भी गया, पर कुछ भी ऐसा असाधारण उसे नहीं लगा जिससे उसे भयभीत होना पड़े। चाय के 2 घूंट उसने लिए ही होंगे कि सुपरवाइजर का फोन आ गया। अरे क्या हुआ? लगभग 8 मिस कॉल्स है तुम्हारे। कहीं तुम्हें भी जीतन की तरह भूत तो नहीं दिखने लगा? सुपरवाइजर की टिप्पणी ही ऐसी थी कि मनोहर चुप हो गया। क्या बोले कि वो भी बौरा गया है। लाज बचाने के चक्कर में मनोहर ने बात घुमा दी। अरे कल रात सब गाय भैंसे अजीब आवाज निकाल रही थीं। कहीं बीमार ना हो या कोई जानवर ना आ गया हो, इसलिए परेशानी में कॉल किया। तो ठीक है, एनिमल डिस्पेंसरी से वेट को भेज दूंगा, एक बार चेक कर लेगा। और कुछ? सब सामान तो है ना तुम्हारे कमरे में? सुपरवाइजर के पूछने पर मनोहर की हूँ तक न निकली। लगता है जीतन को धोखा हुआ।
पर यह भी तो हो सकता है कि कोई मजे ले रहा हो। पहले जीतन को भगाया और अब मनोहर की बारी। दिन में तो वैसे सब साफ साफ दिख रहा था। अपना संदेह दूर करने के लिए उसने सोचा क्यों न दोपहर में जब वो खाली हो तो एक बार डाकघर के अंदर भी देख ले, फिर हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सब काम निपटा वो तैयारी कर डाकघर के अंदर गया। सूखे पत्तों ने डेरा जमा रखा था। अंदर मिट्टी ही मिट्टी थी। दीवार की ईंटें दिख रही थी। एक कमरे में पुरानी कुर्सी जर्जर पड़ी थी जिस पर जाले और धूल पसरे पड़े थे। कहीं कहीं ईंटों के बीच से पौधे बाहर आ गए थे। कुछ भी तो ऐसा नहीं था अंदर। इसका मतलब कोई उसके साथ खेल खेल रहा है। वो अंदर घुसे और फिर जब मनोहर ने आवाज लगाई तो भाग गए। अब मनोहर हर शंका से दूर था। उसने पूरी तैयारी भी की। एक छोटी बैटरी अंदर ले आया जिससे बल्ब को कनेक्ट कर दिया। अब कोई भी बाहर से तार काट नहीं सकता था। अपने कमरे के बाहर 2 डंडे भी रखे ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपना बचाव कर सके। सूरज धीरे धीरे अंधेरे से दोस्ती करने लगा और मनोहर शाम की आखिरी चाय के साथ बाहर बैठ गया। पर अंधेरा होने के बाद भी उसे ऐसी कोई गतिविधि नजर नहीं आई जिससे उसे चिंता हो। रात तक खाना बना वो गाय भैंसों को फिर से शेड के अंदर कराया। उसने पूरे फार्म का एक चक्कर भी लगाया। लगभग 10 बजे उसने अपने कमरे को अंदर से बंद कर लिया। बिस्तर पर पड़े पड़े वो जीतन की चिट्ठी को घूरता रहा। क्या हुआ होगा जीतन के साथ? क्या सच में वो इतना डरपोक था कि भाग निकला? उसे समझ नहीं आया कि ये किसी की बदमाशी भी हो सकती है। समय आगे बढ़ा और मनोहर गहरी नींद में चला गया। आश्चर्य की बात थी, फिर से वही आवाज आई, लेकिन मनोहर तैयार था। उठा तो वो एकदम से था, पर क्षण भर में ही उसने खुद पर काबू पा लिया। बल्ब फिर से बंद था। उसने बैटरी को ठीक से देखा, पर हैरानी हाथ लगी। चद्दर ओढ़ वो कमरे से बाहर आया। चारों ओर खामोशी पसरी थी। दूर दूर तक खुला मैदान ही दिखा। शेड का दरवाजा बिल्कुल कल की तरह हवा में झूल रहा था। मनोहर आज तैयार था। उसने डंडा हाथ में लिया और टॉर्च की मदद से शेड की ओर बढ़ने लगा। तभी वो आवाज, बिल्कुल वही आवाज, किसी के तड़पने की वापस आने लगी। आज बताऊंगा, रुक तू, मनोहर बुदबुदाया। उसने दरवाजे की कुंडी लगाई और डाकघर की ओर जाने लगा। उसके कदम तब रुक गए जब गाय भैंसे फिर से आवाज करने लगी। अब जाकर वो डाकघर को देखे या शेड के जानवरों को। जरूर कुछ बदमाश पहले शेड का दरवाजा खोलते हैं और फिर डाकघर के अंदर से आवाज करते हैं। मनोहर चिल्लाया। अभी मदद करता हूँ, भागो यहाँ से, वरना डंडे से इतनी धुलाई करूंगा कि हाथ पांव भी काम ना आएंगे। मनोहर ने गुस्से में बिना सोचे समझे डाकघर के अंदर प्रवेश किया। आवाज फिर से बंद हो गई। मनोहर डाकघर के अंधकार के बीच खड़ा था। पहले वो सबसे आगे के कमरे में गया। टॉर्च की रोशनी में उसे बस खामोश दीवारें और वहां पसरी उदासी ही मिली। कभी कभी रुक रुक कर उसे यह भी महसूस होता जैसे कोई उसके कानों के करीब आकर सांसें ले रहा हो। अचानक पलट कभी वो अपने पीछे देखता, कभी आगे। उसकी आंखें अब धुंधली होने लगी। माथे पर आया पसीना साफ बता रहा था डर उसके बेहद करीब था। सुस्त कदमों से उसने दूसरे कमरे में झांका। टॉर्च की रोशनी जालों और धूल के बीच से होकर निकली। उसकी नजर एक पुरानी अलमारी पर जाकर रुक गई। अंधारा उसने जालों को हटाया। दिन में उसकी नजर यहां क्यों नहीं पड़ी, मनोहर ने सोचा। अलमारी को जैसे उसने खोला, खुद को पीछे कर लिया। कई कीड़े अंदर डेरा जमा चुके थे, पर एक सड़े गले अखबार पर लिखे शब्दों ने उसे भौचक्का कर दिया। डाकघर का रहस्य। एक फोटो भी थी। कोई एक कमरे में बैठा था, नीचे आलती पालती मारे, अपना मुंह दीवार की तरफ किए। बड़ी मुश्किल से वो पढ़ और देख पाया था। शब्द और फोटो दोनों फीके हो गए थे।
तभी ऐसा लगा कोई दीवार पर कुछ मार रहा है। मनोहर तुरंत उसोर गया। डाकघर के सबसे आखिरी कमरे से आवाज आ रही थी। मनोहर डरे कदमों से वहां पहुंचा। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कोई दुबला पतला बूढ़ा एक छोटे पत्थर से दीवार पर ठक ठक कर रहा था। मैं यहीं फार्म में रहता हूं, बाबा कोई मदद चाहिए? वो बूढ़ा बस उसी तरह बैठा रहा। मनोहर ने दोबारा पूछा, क्या हुआ है आपको? यहां क्या कर रहे हैं? इस बार वो बूढ़ा मुड़ा। उसके चेहरे को देख मनोहर चिल्ला उठा। बड़ी पीली आंखें, सर का बेढंगा आकार, बिना दांतों के मुंह। वो नीचे अपने पांव को बढ़ाता मनोहर के करीब आ गया। मनोहर उल्टा लौट दौड़ता वो हड़बड़ी में गिर गया। बूढ़े ने उसे दबोच लिया। वो उसके ऊपर चढ़ने लगा। मनोहर छटपटाने लगा। उस बूढ़े के नाखून मनोहर के पेट में घुस गए। वो दर्द में चिल्लाया। पूरी ताकत लगा उसने बूढ़े को खुद के ऊपर से नीचे गिराया। बूढ़ा बार बार यही कहता रहा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। मनोहर डाकघर से बाहर आया और अपने कमरे की ओर दौड़ने लगा। पर जब उसने कमरे की दीवारों पर कोई चीज रेंगती देखी तो उल्टा मुड़ गया। वो उस तरफ दौड़ने लगा जिस तरफ उसे वो लोग मिले थे जिनसे उसने सामान लिया था। उसके बाद जब मनोहर की आंख खुली तो लोगों के बीच था। लोगों का कहना था जब वो मिला तो खुद को इंसान बता ही नहीं रहा था, बस मदद मांग रहा था। ये कह रहा था डाकघर जाना है। मनोहर होश आते ही वापस अपने घर लौट गया। फिर उसने फार्म का रास्ता कभी नहीं लिया। वो रात मनोहर के दिलो दिमाग पर ऐसा असर कर गई कि अंधेरा होते ही उसे एक धुएं की जरूरत पड़ती। वही धुआं जो फार्म से कुछ दूरी पर बसे लोग अपने घरों में करते थे। मानना था धुएं में नींद के तत्व मिले थे जिनसे आत्माएं उनको सूंघ नहीं पाती। मनोहर ने जिसको भी ये बात बताई उसने बस इतना कहा, डाकघर का रहस्य कोई नहीं जानता। सालों पहले अचानक एक बूढ़े की आवाज वहां आनी शुरू हुई और फिर रेंगने वाला प्राणी भी लोगों को दिखने लगा। लोग डाकघर के नाम से ही डरने लगे और धीरे धीरे डाकघर वीरान हो गया। किसी कर्मचारी ने एक फोटो भी ली, पर वो कहां गया किसी को नहीं पता। बस वो कैमरा डाकघर के पीछे मिला और मीडिया में डाकघर की खबर पॉपुलर हो गई। हालांकि डाकघर के फार्म पर आज भी लोग आते हैं, पर कोई टिकता नहीं। वो डाकघर अंधकार में जी उठता है। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।